Hello friends, this is a new phase from Rathi Tutorials. Let me start by first introducing myself. I am Jyoti Rathi Bagli. I am here to take you through one of the chapters of CS Foundation Business Law, which is called Cyber Laws. Now, I took this chapter up because this is one of the chapters which generally people feel is kind of very dull and tend to leave it or read it last moment just before the exams because it's not that interesting. So I thought if I walk you through a presentation for this chapter, it would be easier for you to go back and read the chapter and memorize it or learn it. So we will read about cyber laws today, and the other important thing is we'll break this into two parts. Today we will take up 4 bits, and the next presentation to follow will take up the next 4 bits. So I'll be using Hindi and English both as a medium of communication today so that we understand the topics properly. Let's begin. So, cyber laws. Now, in this chapter, what all will we cover? We would cover Introduction to Cyberspace, Cyber Laws, Information Technology Act 2000, Aim and Objectives of the Act, Features of the Act, Applicability and Non-Applicability of the Act. When we get inside the Act, we also would go through the basic definitions, digital signature, electronic record and e-governance, data protection, scope of cyber laws, classification of cybercrime, regulation of certifying authorities, adjudication. Okay, so let's begin. First things first, introduction to cyberspace. So the first thing that we need to learn is what is cyberspace. अब ये जानने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि साइबर स्पेस वर्ड कहाँ से आया. देखते हैं साइबर स्पेस वर्ड कहाँ से आया. So let me use a pen so that I can help you understand better. So the word cyberspace first appeared कहाँ पर? In a science fiction called Necromancer of William Gibson, which was published in 1984. तो सबसे पहली बार the term cyberspace was used by William Gibson. कहाँ? अपनी साइंस फिक्शन में जिसका नाम था नेक्रोमैंसर. साल 1984 में. वहाँ पे इन्होंने क्या बताया कि साइबर स्पेस क्या होता है. साइबर स्पेस इज़ ऑनलाइन वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर्स एंड एलिमेंट्स ऑफ द सोसाइटी दैट यूजेस दीज कंप्यूटर्स. ठीक है. अब उसने ये बात वहाँ क्यों कैसे बताई थी? उन्होंने एक स्टोरी के तहत बताया था जहाँ पे उन्होंने एक हैकर की स्टोरी बताई थी जिसका नाम था केस, और उसका काम था फॉर अ सर्टन फीस और द अमाउंट ऑफ पेमेंट वो डेटाबेस स्टील करके देता था. ही यूज टू स्टील द डेटाबेस फॉर अ फी. ऑल राइट. नाउ अब हम समझेंगे कि साइबर स्पेस होता क्या है. तो साइंस और टेक्नोलॉजी ने हमें क्या दिया? साइंस और टेक्नोलॉजी ने हमें मशीन क्लोन्स दिया इन फॉर्म ऑफ कंप्यूटर. अब ये कंप्यूटर्स को जब कनेक्ट करके एक नेटवर्क बनाते हैं, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स इज कॉल्ड इंटरनेट. ये जो इंटरनेट या नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स का जो स्पेस है, द वर्चुअल स्पेस इज कॉल्ड साइबर स्पेस. ठीक है. यहाँ पे हम देख लेंगे the dynamic virtual space created by the networks of machine clones has been termed as cyberspace. ठीक है. हमें क्या पता चल गया कि साइबर स्पेस इज़ अ वर्चुअल मीडियम. इट हैज़ नो बाउंड्रीज. उसकी कोई जोग्राफिकल मास या ग्रेविटी नहीं होता है. इट इज़ जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कनेक्टेड कंप्यूटर्स, कंप्यूटर सिस्टम्स या फिर कंप्यूटर नेटवर्क्स. ठीक है. How does it exist? It exists in bits and bytes.
कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होता है, बाइनरी नंबर्स 0 and 1, तो ये नेटवर्क भी उसी में ही एग्जिस्ट करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। हम ये देखेंगे कि साइबर स्पेस और फिज़िकल स्पेस में, फिज़िकल वर्ल्ड में डिफरेंस क्या होता है। सो द मेजर डिफरेंस इज साइबर स्पेस इज़ अ डिजिटल मीडियम। फिज़िकल वर्ल्ड में जोग्राफिकल बाउंड्रीज होती हैं, वो वेल डिफाइंड होते हैं, इंक्रीमेंटल होते हैं, स्टैटिक होते हैं यानी फिक्स्ड होते हैं, वो होता है फिज़िकल वर्ल्ड। लेकिन डिजिटल मीडियम जो होता है वो डायनामिक होता है, उसकी कोई सीमा नहीं होती है, कोई बाउंड्रीज नहीं होती हैं। ठीक है, वो कॉन्स्टेंटली चेंज करता रहता है अपना शेप, बिकॉज कभी नेटवर्क में कुछ कंप्यूटर्स ऐड होते हैं, कभी कुछ कंप्यूटर्स कम होते हैं। ऐसे केस में क्या होता है कि जो शेप है उसका वो कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है, और उसके एट्रीब्यूट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स भी चेंज होते रहते हैं। इट्स ऑल्सो लिमिटलेस। नेटवर्क के अंदर में, इंटरनेट के अंदर में, दर इज़ नो लिमिट टू हाउ मेनी कंप्यूटर्स कैन बी कनेक्टेड टू दैट पर्टिकुलर नेटवर्क। ठीक है, एंड बेशक ये एक इंटरैक्टिव वर्ल्ड है, बट mind you, we cannot refer it to be a Xerox version of the geographical world. यहाँ पर ऐसा क्यों है, क्योंकि जोग्राफिकल वर्ल्ड की अपनी सीमाएं होती हैं, फिज़िकल वर्ल्ड इज़ फिक्स्ड। लेकिन जो डिजिटल मीडियम है, जो साइबर स्पेस है, इट इज़ एज वास्ट एज ह्यूमन इमेजिनेशन, इसलिए उसका कोई फिक्स स्पेस नहीं होता है। जितने हमारे ब्रेन में मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स एग्जिस्ट करते हैं विच गिव अस अ स्पेक्ट्रम ऑफ लाइफ, वैसे ही डिजिटल वर्ल्ड में क्या होता है, नेटवर्क ऑफ मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं जो कि हमको डिजिटल लाइफ का स्पेक्ट्रम देते हैं। ठीक है, देयरफॉर द साइबर स्पेस can be termed as extension of the geographical world or the physical world into an infinite world, but not a Xerox version or photocopy of the geographic space. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब हम आते हैं मुद्दे पर जो है साइबर लॉज। अभी सबसे पहले ऑब्वियसली साइबर लॉ जानने से पहले हमारे लिए ये ज़रूरी था जानना कि साइबर स्पेस क्या होता है, क्योंकि जब तक हमको साइबर स्पेस नहीं पता चलेगा हम ये नहीं जान सकते कि साइबर लॉ अप्लाई कहाँ होता है। क्योंकि जैसे ही मैं भी बताऊंगी कि साइबर लॉ अप्लाई कहाँ होता है, तो हम ये बात करेंगे कि साइबर लॉ साइबर स्पेस में, डिजिटल वर्ल्ड में अप्लाई होता है। तो सबसे पहला सवाल आएगा कि साइबर स्पेस क्या होता है। तो हमने सबसे पहले ही कवर कर लिया कि साइबर स्पेस होता क्या है। अब हम जानेंगे कि साइबर लॉ क्या होता है। अच्छा, साइबर लॉ क्या होता है जानने से पहले हमारे लिए ये भी जानना ज़रूरी है कि साइबर लॉ की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। भाई साइबर स्पेस जान गए हम, तो साइबर लॉ की क्या ज़रूरत है हमको, आइए देखते हैं। देखिए, नई टेक्नोलॉजी आई जिसका एरिया क्या है, वो टेक्नोलॉजी हम यूज़ कहाँ करते हैं, डिजिटल मीडियम में। ठीक है, अब डिजिटल मीडियम, कोई भी नया मीडियम आते ही उसको रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है, ह्यूमन बिहेवियर को रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वी ह्यूमंस टेंड टू यूज़ एनीथिंग एंड ऑल्सो मिस यूज़ इट एट द सेम टाइम। सो हमें साइबर लॉज क्या बताता है कि वी शुड नॉट मिस यूज़ टेक्नोलॉजी, वी आर हियर टू यूज़ द टेक्नोलॉजी एंड वी शुड डू दैट। तो साइबर लॉ क्या बताता है, एनी एक्ट विच वायलेट्स द राइट ऑफ अ पर्सन इन डिजिटल मीडियम, साइबर स्पेस के अंदर में अगर मेरे राइट को कोई भी, किसी का भी कोई एक्ट वायलेट करता है मेरे राइट को, तो फिर वो साइबर स्पेस का वायलेशन होता है या साइबर क्राइम होता है। ठीक है, अब इन साइबर क्राइम्स को देखने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, दैट विल बी लॉ, एंड वो लॉ ही साइबर लॉ होता है। अब हम ये देख लेते हैं कि साइबर लॉ क्यों ज़रूरत है हमको, तो साइबर क्राइम्स कैसे कैसे होते हैं। वहाँ जाने से पहले हम ये देखेंगे कि भाई हर कंट्री में अपना ट्रेडिशनल लॉ सिस्टम होता है, तो फिर साइबर लॉ की ज़रूरत ही क्या है। वी कैन एज वेल यूज़ द ट्रेडिशनल लॉ, नो वी कैन नॉट एज वेल यूज़ द ट्रेडिशनल लॉ एज इट इज़। वाई, बिकॉज जो साइबर स्पेस होता है या जो साइबर वर्ल्ड होता है वो बॉर्डरलेस स्पेस होता है। हमने सबसे पहले बात की कि वो डिजिटल जो स्पेस होता है वो वर्चुअल होता है, वो लिमिटलेस होता है।
अब जो स्पेस की कोई बाउंड्री नहीं हो सकती है, कोई बॉर्डर नहीं हो सकता है, वहाँ पर हम ट्रेडिशनल लॉ लगाएंगे ही कैसे? क्योंकि जो हमारा ट्रेडिशनल लॉ होता है उसकी अपनी बाउंड्री होती है. All the laws are specific generally to the given particular country or the state. अब इंडियन लॉ को हम ले जा करके इंग्लैंड के अंदर में डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन जो साइबर क्राइम हुआ है हमारा, वो इंडिया के अंदर में हो सकता है कि हुआ हो, लेकिन इंग्लैंड में बैठे बंदे ने किया. तो उस केस में क्या होगा कि हम जो अपना ट्रेडिशनल लॉ है उसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे. देन देयर कम्स अ नीड ऑफ साइबर लॉ. So, the borderless space, the anonymity of user online, user का हमें पता नहीं होता है, user is anonymous, dynamic e-commerce and rapid digital transmission. Rapid digital transmission मतलब इतना फास्ट होता है सारा कुछ कि वहाँ पे ट्रेडिशनल लॉ अप्लाई करने में चैलेंज होता है. इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है क्या चीज़ की? साइबर लॉज की. अब हम ये जानते हैं कि साइबर क्राइम्स क्या क्या हो सकते हैं. लेट्स गेट इनटू जस्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ द साइबर क्राइम्स. नाउ साइबर क्राइम्स कैन बी रेंजिंग फ्रॉम आइडेंटिटी थेफ्ट, यानी कि आपका एक ईमेल अकाउंट हैक हो जाना. टेररिज्म, वी ऑल नो कि टेररिज्म के लिए कंप्यूटर और इंटरनेट आजकल कितना ज़रूरी मीडियम बन चुका है. मनी लॉन्ड्रिंग, ये सारे साइबर क्राइम्स के एग्जाम्पल हैं. अब ये करने के लिए हैकर्स और क्रैकर्स के पास क्या ऑप्शंस होते हैं ना, कि ऐसा कुछ भी करने के लिए व्हाट डू द हैकर्स नीड? द हैकर्स एक्चुअली नीड एक्सेस टू वन इंडिविजुअल्स कंप्यूटर सिस्टम. अगर किसी को मेरा ईमेल अकाउंट हैक करना है तो द गाय नीड्स एक्सेस टू माय कंप्यूटर सिस्टम. अब वो एक्सेस मैं खुद तो ऑब्वियसली नहीं दूंगी, तो क्या होगा? द पर्सन विल नीड अनऑथराइज्ड एक्सेस. वो अनऑथराइज्ड एक्सेस वो कैसे लेगा? डीएनएस के थ्रू, आईपी एड्रेस के थ्रू, स्पूफिंग, फिशिंग या इंटरनेट फिशिंग जैसी चीज़ों से. देयर आर मेनी मोर. दिस द लिस्ट ऑफ द मोस्ट कॉमन थिंग्स विच इज़ यूज्ड. डोमेन नेम सर्वर, आईपी एड्रेस, स्पूफिंग, फिशिंग, ये बहुत कॉमन सी चीज़ें होती हैं. सो इन सारी चीज़ों को यूज़ करके मेरे यूज़र, मैं एक यूज़र हूँ, मेरे कंप्यूटर सिस्टम में आकर के मेरा डेटा स्टील करना इज़ हैकिंग, एंड देन द हैकर विल मेक प्रॉफिट आउट ऑफ इट. स्पूफिंग में डीएनएस में क्या होता है? डोमेन नेम सर्वर के अंदर जाते हैं और वहाँ से मेरे सर्वर में घुसते हैं. IP address में क्या होता है? The internet, the connection that we use always has an IP address. So we need that IP address for connecting our machines to the internet. वो IP address को हैक करके मेरे कंप्यूटर के अंदर घुसा जा सकता है. Spoofing is just becoming me and doing something. So what actually happens in spoofing is I have an email ID, I have a password to it. Now somebody becomes me, pulls out my email address and my password from somewhere, gets into my Gmail account. ये सारी चीज़ें स्पूफिंग के थ्रू होती हैं. सो ऐसे अनऑथराइज्ड एक्सेस मिलता है यूज़र के कंप्यूटर सिस्टम में, एंड द डेटा इज़ बीइंग स्टोलन एंड प्रॉफिट इज़ मेड बाय हैकर्स. अब इन सारे क्राइम्स को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या चाहिए? साइबर लॉ. तो अब हम जानते हैं, हमें ये पता चल गया कि साइबर लॉ की ज़रूरत क्यों पड़ी. बिकॉज ट्रेडिशनल लॉज आर नॉट गोइंग टू हेल्प अस कम्प्लीटली, वी नीड समथिंग एल्स, वी गॉट साइबर लॉ. और साइबर लॉ क्यों चाहिए? बेसिकली क्योंकि साइबर क्राइम्स होते हैं. साइबर क्राइम्स किस तरीके के हो सकते हैं? देयर आर फ्यू एग्जांपल्स दैट वी डिस्कस्ड. वी विल गेट इन लेंथ ऑफ व्हाट इज साइबर क्राइम, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम, बट दिस जस्ट टू गिव यू एन आइडिया so that you can picturize it well when you are reading what is cyber law, why do we need the cyber law. Okay, अब हम जानते हैं what is cyber law. अभी साइबर लॉ का जो डेफिनेशन है दैट इज़ एन इंक्लूसिव डेफिनेशन, एंड इट इंक्लूड्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट वी डू ऑन द इंटरनेट, बिकॉज इट सेज that cyber law encapsulates legal issues related to use of communicative, transactional and distributive aspect of networked information devices and technologies. मतलब कोई भी टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन डिवाइस जो कि नेटवर्क पे जुड़ा हुआ है, इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, वो अगर हम यूज़ कर रहे हैं फॉर व्हाट?
फॉर कम्युनिकेशन, ठीक है, बात करने के लिए, फॉर ट्रांजैक्शन यानी पैसे देने या लेने के लिए, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन यानी इंफॉर्मेशन शेयर या डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। इन तीनों काम के लिए अगर हम कोई भी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं वाया इंटरनेट या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन डिवाइस यूज़ कर रहे हैं वाया इंटरनेट, तो इन सारी चीज़ों में जो भी लीगल इशू इन्वॉल्व है वो साइबर लॉ के अंदर आता है। Therefore, cyber law is generic term which refers to all legal and regulatory aspect of internet and world wide web, which is www. Now, ये एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ साइबर लॉ कवर करता है जो है इट कंसर्न्स विथ लीगल एस्पेक्ट्स और इश्यूज ऑफ any activity of citizens or others, यानी कि cyber law is not limited only to the citizens of a particular country but others as well, and therefore everything which we do in cyberspace comes within the ambit of cyber laws, right? अब साइबर लॉ किसको किसको इंक्लूड करता है? इट कंसर्न्स इंडिविजुअल्स, corporate bodies and institutions which, चार तरीके के इंडिविजुअल्स, कॉर्पोरेट बॉडीज एंड इंस्टीट्यूशंस को वो इंक्लूड करता है अपने अंदर। किन किन को? ones which are instrumental for entry into cyber space, जो हमें साइबर स्पेस में एंट्री दिलाने के लिए ज़रूरी होते हैं, जो हमें एक्सेस देते हैं साइबर स्पेस में, जो हमारे लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बनाते हैं ताकि हम साइबर स्पेस को एक्सेस कर पाएँ। एंड देन लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन विच इंक्लूड्स ईच एंड एवरी इंडिविजुअल यूजिंग इंटरनेट. It concerns individuals, corporate bodies and institutes which use their own computers to go online and enter cyberspace. यानी this takes into ambit any and everybody who is using internet as a medium for doing anything on this earth, right? सो इन चारों चीज़ों को ही साइबर लॉ अपने लीगल, स्टैट्यूटरी, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अंदर इफेक्ट देता है. फाइन. नाउ वी नो व्हाट इज साइबर लॉ, व्हाई डू वी नीड साइबर लॉ, व्हाट काइंड ऑफ क्राइम्स डू साइबर लॉ टेक्स इनटू इट्स एम्बिट. नाउ करेंटली इंडिया के अंदर में वी हैव टू मेन स्टैट्यूज विच गवर्न ऑनलाइन क्रिमिनल लायबिलिटी. One is Indian Penal Code, which we all know because that is one of our traditional laws, traditional act which we use for any kind of criminal liability. Now Indian Penal Code 1860 में ही आ गया था, लेकिन उसमें चेंजेस करके टाइम टू टाइम उसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो कि साइबर स्पेस से रिलेटेड है उसको ऐड कर दिया गया, so that it covers online criminal liability. And the new act, which is the Information Technology Act of 2000. So this act came into force in the year 2000. Now today what we are going to deal with under cyber law is the Information Technology Act, and this is what we are going to read through in the remaining chapter, and this is what we need to know when we talk about cyber laws, right? Let's start. तो IT एक्ट के बारे में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वो क्या चीज़ पे एप्लीकेबल होता है और क्या चीज़ पे नॉट एप्लीकेबल होता है. सो फॉर एनी एक्ट दैट वी आर रीडिंग एवर, सिंस वी आर गोइंग टू रीड CS, वी शुड ऑल नो अबाउट इट बिकॉज CS इज़ मोर अबाउट द लॉ. तो कोई भी एक्ट पढ़ते समय हमें हमारे लिए दो चार चीज़ें बहुत मैंडेटरी सी होती हैं. सबसे पहले उस एक्ट का नाम, किस साल में वो एक्ट आया, उसके एप्लीकेबिलिटी और नॉन एप्लीकेबिलिटी क्या है, यानी कि वो किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है. देन कम्स द एम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एक्ट एंड देन द फीचर्स. उसके बाद हम एक्ट में आगे बढ़ते हैं. बट दीज आर द मेजर थिंग्स दैट वी नीड टू नो. Yeah, so the first thing is applicability and non-applicability. Now this is one act which is applicable to whole of India including Jammu and Kashmir. Not all the act
includes Jammu and Kashmir, but cyber law का IT Act is one of that acts which is extended to Jammu and Kashmir also. ठीक है, अब ये क्या क्या चीज़ पे अप्लाई नहीं होता है. Now this extends to whole of India, so this is talking about the geographical thing कि पूरे इंडिया पे IT Act 2000 एप्लीकेबल है इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर. जब हम नॉट अप्लाई की बात कर रहे हैं तो हम क्या बात करेंगे भाई. आपने तो बता दिया कि इट इज़ एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया, जम्मू कश्मीर भी आ गया, तो फिर ऐसी कौन सी जगह है जो छूट जाती है? नहीं, जो छूटती है वो जगह नहीं है, वो चीज़ें हैं. There are few instruments which do not fall under IT Act 2000. Now what are those instruments? Negotiable instrument which falls under NI Act. ठीक है. Now power of attorney which has been executed under Power of Attorney Act. Trust which is created under Indian Trust Act, and a will which is executed under Indian Succession Act. ठीक है, ये 1 2 3 4 चीज़ें ऐसी हैं, 4 तरीके के ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनके ऊपर IT Act 2000 अप्लाई नहीं होता है. क्या? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विच हैज़ बीन executed under Negotiable Instrument Act, power of attorney which has been executed under Power of Attorney Act, any trust which has been created under Indian Trust Act, and any will which has been executed under Indian Succession Act. ठीक है. इसके अलावा अगर हम किसी भी कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ कन्वेंस ऑफ इनमूवेबल प्रॉपर्टी में एंटर करते हैं तो उसके ऊपर भी IT एक्ट अप्लाई नहीं होता. ना इन सारी चीज़ों के बाद दिस इज़ वन थिंग, यू नो, सच lines or such things when they fall under the act that make the act more comprehensive. यहाँ पे क्या बोला गया है देखिए, any such class of documents or transactions as may be notified by the central government in the gazette. सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी गेजेट पब्लिश करता है. उस गेजेट में अगर किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट या ट्रांजैक्शन को सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली कह दिया कि दिस इज़ नॉट टू बी कवर्ड अंडर द एम्बिट ऑफ IT एक्ट, वो चीज़ उस समय से IT एक्ट का पार्ट होना बंद हो जाएगी. दिस द ब्यूटी ऑफ दिस सेंटेंस कि एनी सच क्लास ऑफ डॉक्यूमेंट और ट्रांजैक्शंस एज मे बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द गेजेट. तो हमने देख लिया कि एप्लीकेबिलिटी और नॉन एप्लीकेबिलिटी क्या है. अब हम देखते हैं एम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एक्ट. ना किसी भी एक्ट का एक एम ज़रूर होता है. इस एक्ट का एक ही एम है which is this one. Now what is the aim? Aim is to grant legal recognition for transactions carried out by the means of electronic data interchange and other means of electronic communication. ठीक है, ई-कॉमर्स के तहत हम जितना भी ट्रांजैक्शन करते हैं यूजिंग द इंटरनेट एंड नॉट यूजिंग द नॉर्मल पेपर पेन मेथड, वो सब को लीगल रिकग्निशन किसने दिया? IT एक्ट ने. IT एक्ट से पहले ये सारी चीज़ें लीगल नहीं मानी जाती थी. इसका मतलब हम शायद करते थे ये सारे काम, लेकिन अंडर द लॉ इट वाज नॉट प्रोटेक्टेड. हेंस क्या होता था कि अगर किसी के साथ कोई फ्रॉड हो गया, द पर्सन कैन नॉट गो टू एनी ऑफ द लीगल सिस्टम एंड कंप्लेन कि भाई मेरे साथ ऐसा फ्रॉड हो गया है, बिकॉज इट वॉज़ नॉट रिकग्नाइज्ड. गवर्नमेंट ने कहा कि हमने आपको कभी नहीं कहा कि आप ये सारा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ई-कॉमर्स के थ्रू करिए, लेकिन IT एक्ट ने आकर के इसको लीगल रिकग्निशन दिया. सो नाउ इफ देयर इज एनी फ्रॉड विच इज़ हैपनिंग, यू कैन गो बैक एंड कॉन्टैक्ट एनी ऑफ द लीगल सिस्टम स्टेटिंग IT एक्ट ने इसे लीगली रिकग्नाइज किया था, लेकिन फिर भी मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है विच इज़ नॉट करेक्ट. So that's the aim, to provide legal recognition for any transaction carried out using e-commerce or electronic communication medium. ठीक है, अब हम ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं. ऑब्जेक्टिव क्या है? डिजिटल सिग्नेचर को भी लीगल रिकग्निशन देना सो दैट इट कैन बी यूज्ड फॉर ऑथेंटिकेटिंग एनी इन्फॉर्मेशन और मैटर विच रिक्वायर्स ऑथेंटिकेशन. जैसे कि हमारा कोई भी पेपर डॉक्यूमेंट होता है, उसे ऑथेंटिकेट करने के लिए हमें मैनुअल सिग्नेचर की ज़रूरत पड़ती है. वैसे ही जब हम कोई भी ई डॉक्यूमेंट को
एग्जीक्यूट करते हैं तो डिजिटल सिग्नेचर की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे डिजिटल सिग्नेचर की लीगल रिकग्निशन बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज ऑब्वियसली द डॉक्यूमेंट विल नॉट बी लीगल। डिजिटल सिग्नेचर के बारे में विल रीड इन लेंथ लेटर ऑन, सो आई एम नॉट गेटिंग इनटू द डिटेल्स हियर। अच्छा, ई फाइलिंग फैसिलिटेट करने के लिए फॉर एनी ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑल्सो दिस एक्ट प्रोवाइडेड a medium as an objective, ठीक है, to facilitate e-storage of data. Now e-storage और e-records के बारे में भी we will read in length, but this act helped in such e-storage of data. अच्छा, to facilitate and give legal sanction to electronic funds transfer EFT between banks and financial institutions. So कोई भी money जो हम transfer करते हैं एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में for any of the purposes that an individual will have or can have, वो सारे को भी legal sanction इसी act ने दिया, उसके पहले that was not legal. And one and the last most important thing is providing banks legal recognition for keeping books of accounts in electronic form. पहले ये अलाउड नहीं था अंडर द एविडेंस एक्ट एंड RBI एक्ट, लेकिन इस एक्ट में आने के बाद इसको भी रिकग्नाइज किया सो दैट द बैंकर्स कैन मेंटेन देयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन इलेक्ट्रॉनिक मोड. Imagine the volumes of data that banks have. These days, even a single individual has more than 2 or 3 bank accounts. I mean 2 or 3 is the normal number of bank accounts that an individual these days normally hold. So each and every individual holding so many bank accounts, having such great lengthy transactions happening there, and within the accounts they'll have sub accounts like savings account, fixed deposit accounts, recurring account, loans account. Now all those data for bank becomes highly huge to be stored in books or paper format. So this act provided them an opportunity to save these data in e-format, which is electronic format. Now features of the act. Features of the act are pretty simple, you can just go through them. I'm just picking up the most important ones, like electronic contracts को legally valid बनाया गया, डिजिटल सिग्नेचर्स को लीगल रिकग्निशन दिया गया, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड डिजिटल सिग्नेचर के लिए सिक्योरिटी प्रोसीजर्स लेड डाउन किए गए, अपॉइंटमेंट ऑफ एजुडिकेटिंग ऑफिसर के लिए एक प्रोसीजर बताया गया इस एक्ट में. बाकी सारे अलग अलग इसके फीचर्स हैं विच यू कैन जस्ट रीड थ्रू. द एक्ट is to apply to offences and contraventions committed outside India. अभी जो हमारे ट्रेडिशनल लॉज थे लाइक इंडियन पीनल एक्ट, इंडियन पीनल कोड, वो जो भी है वो सारा कुछ इंडिया के अंदर हुए ऑफेंसेस को ही अप्लाई करता है इंडियन पीनल कोड. लेकिन ये IT एक्ट का एक फीचर है कि इट अप्लाइज टू ऑफेंसेस कमिटेड आउटसाइड इंडिया. ठीक है. This also gave senior police officers power to enter any public forum or any public space and search and arrest without any warrant. Indian Penal Code ये allow नहीं करता आपको, but IT Act allows. ठीक है. And this act also made provisions for the Constitution कि हम एक साइबर रेगुलेशंस एडवाइजरी कमिटी बना लें जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और कंट्रोलर को हेल्प करे या एडवाइस दे फॉर मेकिंग एनी ऑफ द रिलेटेड डिसीजंस. ठीक है. तो ये है हमारे फीचर्स ऑफ द एक्ट. यू कैन जस्ट गो थ्रू ऑल ऑफ देम and if you have any doubt or any concerns over this, you can always ask as a question down in the comment section. Right, I think this is it for today. So yeah, we have covered the cyberspace, cyber law, what is cyber law, why do we need cyber law, and then we have started the IT Act. We have covered the applicability, non-applicability, and we have also covered the aims, objectives and features of the act.
Post this, we will get into the definitions and digital signature and the remaining topics of this chapter, which we have already talked about in the beginning. So we'll meet in the next session, which I think you would definitely attend if you would have liked this session. So for now, it's me, Jyoti Rathi Bagri, signing off. Bye bye. Happy studying.